हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 109 यानी 109। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी और कैसे, कौन सा रस है इसमें? वीर रस प्रधान है। तो 3 प्रश्न तो यही, 2 प्रश्न तो इसमें ऐसे ही बन गए। ठीक, देखते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी, जो कि एक वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। ठीक है, श्याम नारायण पांडे इसके रचनाकार हैं। पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 1937 से 1939 यानी 2 वर्ष। ठीक है, 1937 1937 से 1939 ईस्वी में श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? ध्यान देंगे। जौहर। जौहर, ठीक है, जो कि 1939 से 1944 में आई हुई रचना है। इसके बाद है तुमुल। तुमुल, जो कि 1948 में आई हुई रचना है। फिर है रूपांतर। रूपांतर 1948 में आई हुई रचना है। इसके बाद है आरती। आरती, जो कि 1945 से 1946 में आई हुई रचना है। फिर है जय हनुमान। जय हनुमान, ये 1956 में आई हुई रचना है। किसकी? श्याम नारायण पांडे की। ठीक है, तो ये श्याम नारायण पांडे की कुछ रचनाएं हैं। फिर से सुन लें। हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा, जिसे हम भविष्यत कथा भी कहते हैं। ठीक है, कहा मीन्स कथा ही होता है अपभ्रंश में। तो ध्यान दें, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, कई बार रिपीट हुआ है ये। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। नेट में तो बहुत ज़्यादा मिलता है ये। ठीक, आगे देखते हैं व्याख्या। भविष्यत कहा। भविष्यत कहा भविष्यत कथा। ठीक है, भविष्यत कहा, जिसे हम भविष्यत कथा भी कहते हैं, धनपाल की रचना है। इसकी रचना 10वीं शती में, 10वीं शती में, ध्यान रखें 10वीं शती, ठीक है, की गई। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। किसके प्रमुख कवि हैं? अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं धनपाल। ठीक, इसमें एक वणिक की कथा है। किसकी? एक वणिक की कथा है। ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इम्पोर्टेंट रचनाकार है, व्याख्या भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, खंड काव्य। ये एक खंड काव्य है। ठीक है, ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि संदेश रासक कैसा काव्य है, तो आप बताएंगे खंड काव्य है। ठीक, और किसका है ये? अब्दुल रहमान का। आदिकाल का प्रश्न है दोस्तों ये, ध्यान रखना। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश
रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया है। ठीक है, हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा है। किसकी कथा है? विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा है। तो कहाँ जगह कौन सी है? विक्रमपुर। ठीक है, नायिका विक्रमपुर की है और कैसी स्थिति में है? वियोग की स्थिति में है। ठीक है, जिसके विरह की कथा है। ठीक है, कवि ने उसका नखशिख वर्णन, नखशिख वर्णन दोस्तों, नखशिख वर्णन क्या होता है? नख मीन्स नाखून, शिख मीन्स सिर। ठीक है, तो पैरों के नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया है। तथा पति के लिए संदेश, पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। ठीक है, पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। संदेश रासक, संदेश रासक की श्रेणी में डैश है। थोड़ा प्रश्न में फिर से सुने। संदेश रासक डैश की श्रेणी में आता है, यानी किसकी श्रेणी में आता है? तो अभी हमने पढ़ा था व्याख्या में, ऑप्शन ए खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। दोस्तों कहीं कहीं अध्ययमान भी लिखा मिलता है, तो अध्ययमान आए या अब्दुल रहमान आए, बात एक ही है। ये दोनों नाम एक ही रचनाकार के हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है बांधो ना नाव इस ठाव। ठाव मीन्स ठौर यानी जगह। ठीक है, ध्यान रखें। पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है ये। जरा व्याख्या देखें। बांधो ना नाव इस ठाव एक उपन्यास है। क्या है ये? एक उपन्यास है। ठीक, ध्यान रखें। किसका है ये उपन्यास? उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है बांधो ना नाव इस ठाव। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों, गौर करेंगे। सितारों के खेल, सितारों के खेल। फिर है दोस्तों गिरती दीवारें, गिरती दीवारें। इसके बाद है गर्म राख, गर्म राख। इसके बाद है दोस्तों बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। फिर है पत्थर अल पत्थर, इंपॉर्टेंट है, पत्थर अल पत्थर। इसके बाद है शहर में घूमता आईना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शहर में घूमता आईना। किसका है ये उपन्यास? तो आप बताएंगे उपेंद्र नाथ अश्क का। इसके बाद है दोस्तों एक नन्ही किंदील, एक नन्ही किंदील। ये किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क का। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनके सभी उपन्यासों को, तो ध्यान देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रिपीट भी किए जा रहे हैं। ध्यान दे दोस्तों। बांधो ना नाव इस ठाव एक उपन्यास इनका। इनके अलावा सितारों के खेल, गिरती दीवारें, ये भी इम्पोर्टेंट है, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदील। ठीक है, एक नन्ही किंदील। ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। साखी, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन डी
विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। जमीन पक रही, जमीन पक रही, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। तो ध्यान रखें। और इसके बाद है, पहले देख लेते हैं, आमने सामने। आमने सामने कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तथा जख्म पर धूल, जख्म पर धूल मलयज का काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर 4 नाम आए हैं, किस किस के? विजय देव नारायण शाही, जिनका काव्य संग्रह साखी है। फिर है केदारनाथ सिंह, जिनका काव्य संग्रह जमीन पक रही और यहाँ से देखो, ये 2 हैं। फिर है कुंवर नारायण, जिनका काव्य संग्रह है आमने सामने। इसके बाद है मलयज, मलयज, जिनका काव्य संग्रह है जख्म पर धूल। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर। मछली घर नई कविता की दुर्हे परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। किससे प्रभावित जान पड़ता है? नई कविता की दुरू परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। अगला बिंदु है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह के बाघ। ठीक है, बाघ जो कि 1986 में आया। फिर है अकाल में सारस। ये इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान से सुनना, सही है। चाहे तो वीडियो रिपीट करके देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समय तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा आपको। ध्यान दें, केदारनाथ सिंह के बाघ जो कि 1986 में, अकाल में सारस जो कि 1988 में। फिर है उत्तर कबीर, उत्तर कबीर जो कि 1995 में। फिर है टॉलस्टॉय और साइकिल, टॉलस्टॉय और साइकिल जो कि 2005 में आए हुए कविता संग्रह हैं। किसके? केदारनाथ सिंह के। ठीक, आगे देखें, कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं 1993 में आया हुआ कविता संग्रह है। किसका? कुंवर नारायण का। ठीक है, कविता संग्रह है। ध्यान रखें, काव्य संग्रह अलग है, कविता संग्रह अलग बात है। तो ध्यान रखें, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? जख्म पर धूल, जख्म पर धूल। और वहीं अगर कविता संग्रह की बात हो तो कोई दूसरा नहीं, इनका कविता संग्रह है कुंवर नारायण का, 1993 में आया हुआ है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मछली घर। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं ऑप्शन बी, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है मछली घर। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, चिंतामणि। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, ध्यान देंगे, चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य और हैं। तो कौन कौन से? ध्यान दें, रामायण और रामाश्वमेध। रामायण और रामाश्वमेध। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये इनके 2 प्रबंध काव्य और हैं चिंतामणि के। तो इस तरह अगर हम देखें तो कृष्ण चरित्र, रामायण और रामा अश्वमेध, इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, लक्षण ग्रंथ।
लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पत्रु। लक्षण ग्रंथ, देखो एक प्रश्न यहीं से बन रहा है इसी प्रश्न में, कवि कुल कल्पत्रु कैसा ग्रंथ है? तो आप बताएंगे लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है उस पर गौर करें। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पत्रु के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी, आचार्य चिंतामणि। आचार्य चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पत्रु, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीति काल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर से सुने, इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीति काल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि रीति काल के आरंभकर्ता के रूप में चिंतामणि को किसने माना है? तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे देखें व्याख्या। वस्तुतः रीति काल की जो अविच्छिन्न धारा बही, उसकी शुरुआत चिंतामणि से ही हो जाती है। ठीक है, तो रीति काल की जो अविच्छिन्न धारा बही, उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? चिंतामणि से। ठीक, चिंतामणि के द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो कुल कितने ग्रंथ मिलते हैं? 4 ग्रंथ मिलते हैं चिंतामणि के द्वारा लिखे गए। कौन कौन से? ध्यान दें। कवि कुल कल्पत्रु, कवि कुल कल्पत्रु, फिर है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, इसके बाद है रस मंजरी, रस मंजरी, फिर है पिंगल और रामायण, पिंगल और रामायण। तो ये इनके 4 ग्रंथ हैं। ठीक है, ध्यान रखें, किसके? चिंतामणि के। कौन कौन से? कवि कुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, पिंगल और रामायण। चारों ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चिंतामणि से प्रश्न बनता ही बनता है। अब देखो, अभी तक जो परंपरा रही उसमें तो चिंतामणि पूछे जाते थे। ठीक है, या तो पुस्तकें पूछ ली जाती थी, या आरंभकर्ता के रूप में पूछ लिए जाते थे। ठीक है, या फिर सरस्वती के संपादक के रूप में भी पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब पता नहीं कि जो आने वाला एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होगा। तो आप चिंतामणि को अपने ध्यान में रखें और उनकी रचनाओं को भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से पहले पिछले प्रश्न के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में 8 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य वेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। किस किस पर विचार किया गया है 8 प्रकरणों में? वेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर। ठीक, आगे देखें अगला बिंदु। कवि कुल कल्पत्रु, कवि कुल कल्पत्रु में लक्षण प्रायः दोहा सोठा छंद में है। किस छंद में है लक्षण? दोहा सोठा छंद में है। और उदाहरण जो है वो कवित्त सवैया में है। तो ध्यान रखें, कवि कुल कल्पत्रु में लक्षण दोहा और सोठा छंद में है, जबकि उदाहरण कवित्त और सवैया में है। ठीक है, कवित्त और सवैया में लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। किसका अनुसरण किया है? मम्मट का अनुसरण कर चिंतामणि ने लक्षण निरूपण किया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन की रचना है सबसे बड़ा सिपहिया। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? वीरेंद्र जैन की।
व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान दें। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान दें, मुक्ति दूत, मुक्ति दूत, फिर है सुख फरोश, सुख फरोश, फिर है हास्य कथा बत्तीसी, हास्य कथा बत्तीसी। ठीक है, तो ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी? वीरेंद्र जैन की। ठीक है, आगे देखें, मुक्ति दूत, मुक्ति दूत भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कथाकृति है। किस पुरस्कार से सम्मानित कथाकृति है मुक्ति दूत? भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कृति है। ठीक, तो इस तरह हमने देखा कि वीरेंद्र जैन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ा सिपहिया, मुक्ति दूत, सुख फरोश, हास्य कथा बत्तीसी आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं ऑप्शन डी, रामप्रिया शरण। रामप्रिया शरण की रचना है सीतायन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखें दोस्तों, श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण कृत सीतायन परम प्रख्यात कृति है। कैसी कृति है? परम प्रख्यात कृति है श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में। ठीक है, ध्यान दें, यह प्रबंध रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में, कितने कांडों में? 7 कांडों में सीता का चरित अंकित करता है। यानी जिस तरह से रामचरितमानस में 7 कांड मिलते हैं, इसी तरह इसमें भी, किसमें? सीतायन में। ठीक है, रामप्रिया शरण की कृति सीतायन में भी 7 कांड मिलते हैं, जिसमें सीता का चरित अंकित किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है सीतायन, तो सीता का चरित अंकित किया गया है। भाषा इसकी दोस्तों अवधी है। ठीक है, और जो छंद है वो दोहा चौपाई छंद हैं। ठीक, भाषा अवधी है और छंद दोहा चौपाई है। ठीक, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, रामानंद। रामानंद की रचना है राम रक्षा स्रोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, व्याख्या देखते हैं। राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत के लेखक रामानंद हैं। ठीक, रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे रामानंद। आगे देखें, वैष्णव मताब्द भास्कर, वैष्णव मताब्द भास्कर और रामा अर्जुन पद्धति, रामा अर्जुन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। किनके? रामानंद के। तो कौन कौन से हो गए? एक राम रक्षा स्रोत, दूसरा वैष्णव मताब्द भास्कर और रामा अर्जुन पद्धति इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो वैष्णव मताब्द भास्कर भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। वैसे तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों। राम रक्षा स्रोत तो इतना पूछा जाता है कि क्या ही कहने इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। फिर से सुने, रामानंदी संप्रदाय को, संप्रदाय की बात हो रही है तो जरा गौर करना। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए, यानी अलग सिद्ध करने के लिए, रामानुज संप्रदाय कौन सा था? विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है, आगे देखें। ब्रह्म सूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। ठीक है,
तो ध्यान रखें, ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया, जिसके माध्यम से रामानंदी संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय को अलग सिद्ध करने की चेष्टा की गई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, उपदेश रसायन इसके रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता हैं दोस्तों ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करें, अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। तो जो अपभ्रंश साहित्य है उसमें हमें चरित काव्य तो मिलते ही हैं, चरित काव्यों की परंपरा तो मिलती ही है, साथ ही साथ इससे अलग एक रास काव्य परंपरा भी मिलती है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के, ध्यान दें, 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख्य है। ठीक है, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख्य है। 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है। ठीक है, 80 पदों का नृत्य गीत काव्य, फिर से सुने, 80 पद्यों का, पद्य और गद्य में अंतर तो पता होगा आपको। गद्य जो हम नॉर्मल खड़ी बोली में जो लिखते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये गद्य है। ठीक है, पद्य होता है जो कविता की फॉर्म जो होती है उसे हम पद्य कहते हैं। ठीक, तो 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे। ठीक है, और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए, और बाद में विकसित होकर क्या बन गए? अज्ञेय बन गए। मैंने गलत पढ़ दिया है, अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय है। गे से, गे का विपरीत, गे मीन्स गाना, गीत। ठीक है, जिसे गाया जा सके, तो गे का विपरीत अज्ञेय। ठीक है, यानी कि जो ना गाया जा सके। ठीक है, तो बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। नरेश मेहता लेखक हैं संशय की एक रात के। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, तो ध्यान दें दोस्तों, संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता हैं। यह नाटक शैली में, किस शैली में? नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता है। तो संशय की एक रात कैसी कविता है? लंबी कविता है। और किसकी कविता है? नरेश मेहता की कविता है। और किस शैली में लिखी गई है? नाटक शैली में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखें, इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं दोस्तों, ध्यान दें, वन पाखी सुनो, आगे है बोलने दो चीड़, फिर है मेरा समर्पित एकांत। ये सभी इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ठीक है, तो लंबी कविता पूछी जाएगी तो आप बताएंगे नरेश मेहता की लंबी कविता संशय की एक रात है। बाकी अन्य प्रमुख काव्य संग्रह पूछे जाएं तो वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़, मेरा समर्पित एकांत, ये इनके काव्य संग्रह हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।